आज हम लोगों को जो 10 क्लास के जितने विद्यार्थी हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, दोनों को कंबाइंड क्लासिंग चल रहा है। तो हम लोगों को आज पढ़ना है, पिछले दिन हम पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ाए थे। तो आज हम लोगों को अब जो है जानना है ब्लड के बारे में। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दो तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है मनुष्यों में। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लसिका, लिम्फ जिसको कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक जो है दो होते हैं, एक ब्लड होता है, दूसरा जो है लिम्फ होता है। तो अभी हम जो है पढ़ा रहे हैं ब्लड के बारे में। जो ब्लड जो होता है वो उसके दो अवयव हैं, दो कंपोनेंट्स होता है ब्लड में। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स, यानी रक्त कोशिकाएं। तो पहले प्लाज्मा के बारे में जानिए। प्लाज्मा क्या है? रक्त के जो तरल घटक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है तरल भाग होता है रक्त का, और उसमें अनेक प्रकार की चीजें उसमें घुली हुई होती हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में के जो अवयव हैं उसमें बहुत सारे चीज होते हैं। प्लाज्मा में करीब 90 से 92% जो है पानी होता है उसके अंदर। 90 से 92% जो है जल होता है। इसके अलावे उसमें डिजोल्व सब्सटेंस प्रोटीन होता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स, ये सभी जो है उसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और ये प्लाज्मा में जो है ये सब चीज पाए जाते हैं। तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये जो सब्सटेंस है, डिजोल्व मटेरियल्स जो है ब्लड का प्लाज्मा में, वो एक जगह से दूसरे जगह, एक भाग से दूसरे भाग में जो है जाते रहते हैं। और ये है हम लोग को प्लाज्मा के विषय में जानना था। अब जो है हम लोग को ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिका के बारे में जानना। रक्त कोशिका क्या? ब्लड में सेल्स होते हैं। ये सेल 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका हिंदी नाम हो गया लाल रक्त कोशिकाएं। इसको दूसरे रूप में भी बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, लाल रक्त कणिकाएं। जब लाल रक्त कणिका बोलेंगे तो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स कहा जाएगा। जब लाल रक्त कोशिका बोलेंगे तो रेड ब्लड सेल्स बोला जाएगा। तो शॉर्ट में हम बोलेंगे लाल रक्त कोशिका बोलते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का क्या हो जाएगा? RBC। और यदि लाल रक्त कणिकाएं बोलेंगे तो RBCS लग जाएगा। कॉर्पुसल्स को CS लगाएंगे लास्ट में तो हो जाएगा कॉर्पुसल्स। तो दोनों नाम नहीं लिखे यहाँ पर। लाल रक्त कोशिकाएं लिखिएगा तो RBC लिखेंगे, रेड ब्लड सेल को शॉर्ट में RBC। यदि लाल रक्त कणिकाएं लिखते हैं तो लिखेंगे रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। तो जब कॉर्पुसल्स लिखेंगे सेल की जगह पर तो C न रह करके CS रहेगा साथ में, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं कि RBCS या RBC एक ही चीज। तो 3 तरह की जो है सेल्स होते हैं ब्लड में, प्लाज्मा के अंदर।
ये जो लाल रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है या विमाणु है, लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अदर नेम ऑफ आरबीसी या अदर नेम ऑफ आरबीसीएस इज एरिथ्रोसाइट्स। याद रखना, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। तो लाल रक्त कोशिकाओं की क्या विशेषताएं हैं? लाल रक्त कोशिका की जो संख्या है, 1 ml ब्लड में लगभग जो है 5 मिलियन, 1 ml ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन में कितना होता है? 50 लाख, यानी 50 लाख आरबीसी होता है 1 ml ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड में 45 से 50 लाख लगभग रहता है। तो इतनी संख्या में आरबीसी होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है आरबीसी। और उस आरबीसी में जो है रेड ब्लड सेल होगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ममेलियन जो आरबीसी होता है, स्तनधारियों के जो आरबीसी होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब जो है ये जानना है कि ये आरबीसी की जो संख्या है वह जो है आपको करीब लगभग 5 मिलियन के बराबर होता है, और इसका जो है रंग होता है लाल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन in RBC, the color of the blood is red. RBC में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं कि रक्त का रंग जो है लाल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो आरबीसी का जो शेप है वो होता है बाइकनकेव और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है जैसा कि पहले भी होता है। बाइकनकेव का मतलब दोनों धंसा रहेगा, डिस्क शेप्ड रहेगा, जैसे थाली जैसा गोल रहेगा लेकिन दोनों तरफ जो है धंसा रहेगा। तो ऐसी रचना को बाइकनकेव कहा जाता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बिना न्यूक्लियस का होता है, यानी डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी इसके अलावे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो है न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, इस चीज को भी याद रखना है। और बाइकनकेव होता है उसमें लेकिन हीमोग्लोबिन रहता है। इसी हीमोग्लोबिन के चलते गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में। गैसियस एक्सचेंज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। जब हम सांस लेते हैं तो O2 जो शरीर के अंदर जाता है सेल के अंदर, तो ये लंग्स में हम बताए थे कि एल्वियोलाई के जो सतह है वहां ब्लड कैपिलरी होता है तो ऑब्जर्व कर लेता है ऑक्सीजन को, 4% ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, ये भी याद रखना है। यानी इंस्पायरेशन में 4% जो है फेफड़े के अंदर से जो है शरीर के अंदर जाता है सेल, यानी एक्सपायरेशन में, एक्सहेलेशन में जो हवा छोड़ते हैं उसमें 17% जो है ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि 40% जो है ऑब्जर्व किया जाता है। टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है एटमॉस्फेयर में वो 21%, तो 4% की वजह 4% CO2 निकलता है। तो हम लोग जो इस चीज को जान गए हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण
हमारे शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान यानी गैसियस एक्सचेंज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन के चलते हमारे शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। आरबीसी का जो लाइफ स्पान का मतलब जीवन अवधि, मतलब जिंदा कितना दिन रहता है, लगभग 120 दिन 120 डेज होता है इसका लाइफ स्पान आरबीसी का। यानी आरबीसी बनने के बाद आरबीसी या जितने अधिकतर जो ब्लड सेल्स हैं वो रेड बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा। अब बनने के बाद से लेकर वो जीवित रहता है लगभग 120 दिन तक, कुछ उसके पहले भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे एवरेज जो है 100 से 120 दिन तक जो है वो जिंदा रहता है आरबीसी। तो आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज हुआ। अब कह रहा है हाँ, तो हम बताए अभी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबों में जो है पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ये न्यूक्लियस। और हम लोग को ये जानना है कि ब्लड जो होता है, एक चीज बताना भूल गए थे, जनरली एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर जो है ब्लड होता है। और यदि ब्लड की कमी हो जाती है तो उसके कारण जो रोग होता है उसको एनीमिया रोग कहा जाता है। ब्लड की कमी हो जाता है तो उसको एनीमिया रोग बोलते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि श्वेत रक्त कण यानी श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये इसी का दूसरा नाम है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे WBC। यदि हम बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं तो हो जाएगा व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल, तब लिखेंगे WBCS। यदि कणिका लिखेंगे तो CS हो जाएगा, कोशिका लिखेंगे तो C हो जाएगा, WBC दोनों ठीक है। लेकिन एक और नाम है जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। द अदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज ल्यूकोसाइट। माने इसमें लाल रंग का जो है नहीं रहेगा। प्लाज्मा में एक बात बताना भूल गए थे, प्लाज्मा का जो रंग होता है जनरली हल्का पीला होता है, हल्का पीला कुछ पारदर्शी जैसा लगता है प्लाज्मा। तो श्वेत रक्त कोशिका जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इन कोशिकाओं में इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और जनरली एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5000 से 6000 तक जो है 1 ml ब्लड में ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में जो है 1 ml ब्लड, एक मनुष्य के शरीर में 1 ml ब्लड में 5000 से 6000 जो है आपको WBC होता है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो है ये रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। इसका लाइफ स्पान जो है 13 से 20 दिन होता है। ऐसे ये होता है 2 तरह का, WBC जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। हम 3 तरह के, 2 तरह के हमारे शरीर में होते हैं। तो ये 2 तरह के कौन कौन है? एक होता है
ग्रैनुलोसाइट जो होता है, ग्रैनुलोसाइट जो होता है, ये एक होता है एग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट्स, एक होता, पहले ग्रैनुलोसाइट लिखते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट होता है, एक होता है एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट में 3 तरह के कण आते हैं। वैसे इसमें रक्त कोशिकाएं 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रैनुलोसाइट और एक होता है एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब कणिकाएं होता है, जब WBC में तो उसको ग्रैनुलोसाइट कहेंगे। जब कणिकाएं नहीं होंगी, ग्रैन्यूल्स नहीं होता है WBC में, तो वैसे WBC को एग्रैनुलोसाइट कहेंगे। ग्रैनुलोसाइट के अंतर्गत जो है 3 तरह के इसके WBC के प्रकार आते हैं। एक आता है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स, और तीसरा आता है न्यूट्रोफिल्स। तो यूसिनोफिल्स क्या होगा? यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये दोनों ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो ब्लड में पाए जाने वाले जर्म्स को, रोगाणुओं को सीधे निगल जाता है। तो यानी ये इंगल्फमेंट जैसा इसमें कैरेक्टर पाया जाता है, सीधे निगल जाता है जब रोगाणु को, तो इस कैरेक्टर को हम फैगोसाइट्स कहते हैं। यानी इसमें दोनों में फैगोसाइटिक नेचर होता है, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। लेकिन बेसोफिल जो है ये भी डिस्ट्रॉय करता है रोगाणु को, लेकिन निगलता नहीं। तो इस चीज को याद रखना है, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। दूसरी बात है कि ये दोनों जो होता है सेल के अंदर, खास करके ये न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल, इसमें इस तरह के लोब जैसी रचना होती है, न्यूक्लियस लोब लाइक रचना होता है। इसकी संख्या 3 से 4 भी हो सकता है। ये न्यूक्लियस है, माने ग्रैनुलोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो लोब लाइक होता है, और उसमें भी न्यूट्रोफिल में ज्यादा लोब होता है। यूसिनोफिल में भी लोब होगा, उसकी तुलना में कम लोब होगा। ये न्यूक्लियस इसमें ज्यादा लोब है न्यूट्रोफिल में, और यूसिनोफिल में लोब कम होता है। बेसोफिल जो होता है इसमें लोब लाइक रचना जैसा नहीं होता है, अनियमित आकार का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और सॉलिड होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स जो है क्या होता है WBC। दूसरा है एग्रैनुलोसाइट। एग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। इसमें एग्रैनुलोसाइट में 2 आता है, एक आता है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स। तो ये दोनों जो एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होगा, ये WBC में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज का होगा, लोब लाइक रचना नहीं होता है, सीधे इस तरह की रचना होगी, गोल सा रहेगा। और साइड माने ये सेल लिम्फोसाइट का, और इसमें न्यूक्लियस इस तरह से बड़ा सा रहेगा न्यूक्लियस। तो ये जो होता है इसमें खास करके जो मोनोसाइट है ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। इसमें फैगोसाइटिक नेचर का यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, और
इधर जो है मोनो एक ग्रेनोसाइट में मोनोसाइट जो होता है यही जर्म्स को निकल जाता है, फाइगोसाइटिक नेचर का। तब 3 वो फाइगोसाइटिक नेचर का हो गया, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। और लिम्फोसाइट भी जर्म्स को जो है ये नष्ट करता है। तो इसमें न्यूक्लियस जो है बड़े होते हैं, ये फाइगोसाइटिक नेचर का होता है। तो इसमें ऐसे कहा जाता है कि एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो 1 से 3 दिन इसका लाइफ स्पान होता है, 1 से 3 दिन। ऐसे हम जनरली बताए हैं कि जो है करीब आपको 15 दिन के आसपास बताए होंगे शुरू में ही कि इसका जो लाइफ स्पान है 13 से 20 दिन होता है। ऐसे इसके बारे में कहा जाता है, एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में WBC के इस एरिया में 1 से 3 दिन तक इसका लाइफ स्पान की बात करता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। अब हम लोगों को जानना है प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड में प्लेटलेट्स होता है। ये प्लेटलेट्स जो है शरीर के अंदर जो है प्लेटलेट ब्लड में 0.15 to 0.45 मिलियंस होता है, यानी लगभग 2,50,000 1 बिलियन ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है इसका लाइफ स्पान जो होता है वो 1 सप्ताह करीब 8 दिन या 10 दिन मान सकते हैं। इसका लाइफ स्पान 8 से 10 दिन होता है। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, याद रखना है। द अदर नेम्स ऑफ प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये जो है ब्लड में पाया जाता है और इसमें इसका जो सबसे प्रमुख काम होता है, इसमें न्यूक्लियस इसमें भी नहीं पाया जाता है। WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, RBC में नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो है जब हमारी शरीर की मांसपेशियां डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो जब ब्लीडिंग होता है तो थोड़ी देर के बाद ब्लड जो है कोगुलेट कर जाता है। इसमें कोगुलेशन में मदद करता है प्लेटलेट्स।